नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों संजय राउत की पिटाई कांड पर मचा है बवाल। क्या फिर पलटी मारेंगे उद्धव ठाकरे? क्या शरद और अजित पवार एक होने वाले हैं? क्या भुजबल ने बदल लिया है पाला? और क्या है फडणवीस का बड़ा फैसला? इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मातोश्री में संजय राउत के साथ हुई मारपीट पर मचा है बवाल। उद्धव ठाकरे की खामोशी पर उठे सवाल। महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा खेला। उद्धव ठाकरे ने की फडणवीस की तारीफ। संजय राउत ने भी बोले मीठे बोल। अलग थलग पड़ी कांग्रेस। शरद पवार और अजित पवार के एकजुट होने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। बोली पवार परिवार हमेशा एक है। क्या मान गए हैं छगन भुजबल या बदल लेंगे पाला? सीएम फडणवीस के बाद शरद पवार के साथ किया मंच साझा। अब बीजेपी विधायक के बैंक में खुलेंगे सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट। फडणवीस कैबिनेट से मिली मंजूरी। खबरों में सबसे पहले बात संजय राउत के साथ हुई मारपीट की। सोशल मीडिया पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता संजय राउत के साथ हुई मारपीट की खबरें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में यूबीटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राउत पर हमला किया बल्कि धक्याते हुए एक कमरे में ले गए और उन्हें बंद भी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर के पर्सनल ब्लॉग में यह दावा किया गया है कि इस नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, मगर वो पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश रहे। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट में इस घटना का जिक्र किया गया। ताऊ तोरसेकर के इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ताऊ तोरसेकर के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस घटना के बारे में कोई खंडन या बयान नहीं आया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी इस पूरे मामले पर खामोश है। मराठी पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने अपने वीडियो ब्लॉग में दावा किया कि 26 दिसंबर को बीएमसी चुनाव को लेकर यूबीटी पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख के अलावा कई पदाधिकारी शामिल थे। इस बैठक में संजय राउत ने बोलना शुरू किया तो पदाधिकारी नाराज हो गए। यूबीटी पदाधिकारियों ने संजय राउत को चुप रहने की सलाह दी और हार के लिए उनके बड़बोलेपन को दोषी ठहराया। जिसके बाद संजय राउत अपनी बात रखने के लिए अड़ गए तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई। सूत्रों के हवाले से भाऊ तोरसेकर ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को जबरन वो ले जाकर मातोश्री के किसी कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने नाराज कार्यकर्ताओं को नहीं रोका। संजय राउत कथित तौर पर कई घंटों तक एक कमरे में बंद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने की वकालत शुरू की थी, जबकि पदाधिकारी चाहते थे कि पार्टी अपने दम पर चुनाव में किस्मत आजमाए। और इसी बात पर पार्टी पदाधिकारियों से उनका विवाद शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय राउत के बयानों की वजह से ही विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी की हार हुई है। इससे संजय राउत भी भड़क गए और उन्होंने भी चेतावनी के अंदाज में बोलना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नोकझोंक मारपीट में बदल गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी की करारी हार के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया था कि यूबीटी आगे होने वाले बीएमसी चुनाव में शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। खबरों में अब बात उद्धव के बदले हुए तेवरों की। महाराष्ट्र में फिर बड़ा खेला होने वाला है। एक वक्त था जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ थे, फिर सियासत बदली और शिवसेना का बंटवारा हुआ। उद्धव गुट विपक्ष में चला गया। हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना का संपादकीय में कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उद्धव जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल विपक्ष में आने के बाद से बीजेपी को कोसने वाली शिवसेना यूबीटी अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ कर रही है। उनकी तारीफ में पुल बांधे जा रहे हैं। सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। सीएम फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे, नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। जब पूरा देश नए साल के स्वागत
और जश्न में मगन था, तब देवेंद्र फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया, कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सामना में यह भी लिखा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली के विकास के लिए नए दौर का जो वादा किया है, अगर ये सच है तो न सिर्फ गढ़चिरौली बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। मुख्य रूप से गढ़चिरौली जिले के आम लोग, गरीब आदिवासियों के लिए ये दिन वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। सामना में फडणवीस की तारीफ ऐसे वक्त पर की गई है जब उद्धव ठाकरे अघाड़ी से नाराज हैं और बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में सियासी कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ ये अटकलें लग रही हैं कि अजीत पवार और शरद पवार वापस एक साथ आ सकते हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सामना में सीएम फडणवीस की तारीफ नए कयासों को जन्म दे रही है। यह अटकलें भी लगाई जा रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी साथ आ सकते हैं। वही खबरें तो ये भी है कि शिंदे का पत्ता कट सकता है और बीजेपी और उद्धव ठाकरे फिर एक हो सकते हैं, क्योंकि संजय राउत ने भी मीडिया के सामने फडणवीस की जमकर तारीफ की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या चाचा भतीजा शरद पवार और अजीत पवार साथ आएंगे? दरअसल पिछले कुछ दिनों में डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट की तरफ से काफी नरमी देखी जा रही है। इस बीच जब पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, परिवार हमेशा से एक है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। मेरे लिए मेरी फैमिली कभी दूर नहीं गई थी, मेरा परिवार हमेशा एकजुट रहा है। पिछले ही दिनों राज्यसभा सांसद और अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था, अगर परिवार एक साथ आएगा तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का ही सदस्य मानते हूँ। शरद पवार हमारे लिए देवता की तरह है। इसके साथ ही अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने भी 1 जनवरी को कहा कि उन्होंने भगवान विट्ठल से प्रार्थना की है कि उनके बेटे और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाए। आशाताई ने पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल और रुक्मणी मंदिर में दर्शन किए। अजीत पवार ने भी पिछले दिनों दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात की थी और इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता पवार भी मौजूद थी। इसके बाद से ही चाचा भतीजे के एक साथ आने की खबरें जोर पकड़ने लगी। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रही है। जहां उद्धव ठाकरे फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार और अजीत पवार की भी बीच की जो खाई है वो पट रही है और उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। यानी शरद पवार और अजीत पवार फिर एक हो सकते हैं। उधर उद्धव ठाकरे बीजेपी के रुख में यहां पर नरमी देखी जा रही है, वहां पर भी गठबंधन की बातें जोर पकड़ रही हैं। यानी ये सिर्फ सियासी गलियारों में अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम तो बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में काफी वक्त लगा, जिसके बाद कई बड़े नेता मंत्री नहीं बने तो नाराज हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम ओबीसी नेता छगन भुजबल का है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अजीत पवार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। इसके बाद छगन भुजबल विदेश दौरे पर चले गए थे। अब भुजबल लौट कर आए हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या भुजबल मान गए हैं? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छगन भुजबल को मना लिया है या भुजबल ने पाला बदल लिया है? और फिर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल देखने को मिलेगी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम हुए। छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सतारा में मंच साझा किया। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए छगन भुजबल मुख्यमंत्री के ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इससे पहले छगन भुजबल ने मराठी भाषा में कहा था, बंडोबा ठंडोबा झाले, यानी बागी ठंडा हो गया है। इसका मतलब है कि भुजबल मान गए हैं। क्या भुजबल को मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि चर्चा है कि आरोपों में घिरे धनंजय मुंडे को हटाकर भुजबल को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन भुजबल ने इससे इनकार किया है। छगन भुजबल का कहना है कि मैंने किसी को यहां पर हटाकर मंत्री नहीं बनना चाहता। सतारा के कार्यक्रम में भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की और इस बीच छगन भुजबल के पाला बदलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। छगन भुजबल पुणे में आयोजित होने वाले एक और समारोह में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार के साथ भी उन्होंने मंच साझा किया। अटकलें हैं कि छगन भुजबल शरद पवार के साथ भी आ सकते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर पुणे के चाकन में आयोजित कार्यक्रम में अजीत पवार के एनसीपी से दिलीप वलसे पाटिल और कई नेताओं के शामिल
होने की भी खबरें। और इसी कार्यक्रम में शरद पवार और भुजबल समाज सुधारक फूले की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। यानी छगन भुजबल ने एक साथ दो नेताओं के साथ मंच साझा किया है। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सीनियर नेता हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी से अलग हुआ गुट, यानी कि यहाँ पर एनसीपी के संस्थापक शरद चंद्र पवार का गुट है। अब देखना ये होगा कि छगन भुजबल बीजेपी का रुख करते हैं या फिर यहाँ पर शरद पवार के गुट में शामिल होते हैं। और खबरों के आखिर में बात फडणवीस के फैसले की। महाराष्ट्र सरकार ने नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट अब मुंबई के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खोला जाएगा और इसी के साथ इस बैंक में सरकारी निगमों के सरप्लस फंड का निवेश भी किया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह बैंक बीजेपी के एक विधायक प्रवीण दारेकर का है। बीजेपी विधायक इस बैंक के चेयरमैन हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने इसी काम के लिए 14 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को परमिशन दी थी। उस दौरान सरकार से इजाजत मिलने के लिए बैंकों को सालाना ऑडिट में 5 साल तक ए क्लास कैटेगरी में होना जरूरी था। इसके अलावा क्रेडिट रिजर्व रेशो में भी 9% का होना अनिवार्य था। उस वक्त एमडीसीसी बैंक इस योग्यता को पूरा नहीं कर पाया था। तब विधायक का बैंक 1 साल के लिए बी क्लास में पहुंच गया था और क्रेडिट रिजर्व का अनुपात भी 9% से कम था। कैबिनेट फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के बैंक खाते खोले जाने के साथ साथ एमडीसीसी में और भी कई काम होंगे, जैसे सरकारी निगमों के सरप्लस फंड के निवेश भी यहां पर किए जा सकेंगे। इन सरकारी निगमों में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास निगम शहर और औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण और महाराष्ट्र के वित्त विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इन सभी विभागों का काम भी इन बैंकों के जरिए होगा। एमडीसीसी को अप्रूवल मिलने से पहले एक छोटे टेक्निकल समस्या भी हुई थी, जिसमें अब सुधार कर लिया गया है। अब प्रस्ताव के आधार पर मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि ये बैंक जो है वो एक बीजेपी विधायक का है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।